स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस बार एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने सोचा कि आपको कुछ समय दे दिया जाए आप सभी को, ताकि एक बार जो है उन सभी वीडियोस को जो है आप देख लें, दोहरा लें, और अगर कोई समस्या हो तो आप अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पुनः एक बार मैं दोहरा दूँ, अगर कहीं कोई आपको समस्या हो, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो, तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्नों के माध्यम से आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तनिक भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न प्लांट पैथोजेंस को हम लोग प्लांट पैथोलॉजी के श्रेणी में देखे थे कि कौन कौन से प्लांट पैथोजन हैं जिन पे हम बात कर रहे थे। फंजाई को हमने प्लांट पैथोजन के फॉर्म में देख लिया था। फंजाई जो है प्लांट पैथोजन के फॉर्म में, पूरे फंजाई को हम लोगों ने देखा, उसके जनरल कैरेक्टर को देखा, क्लासिफिकेशन को देखा, रिप्रोडक्शन को देखा। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट पैथोजेंस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ को काज करते हैं, उन्हीं को हम पैथोजन कहते हैं। तो फंजाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ काज करते हैं और उनको हम पैथोजन के फॉर्म में जानते हैं। उसी कैटेगरी में बैक्टीरिया भी जो है, यह भी जो है डिजीज़ काज करता है, और डिजीज़ काज करने के कारण जो है इसको भी हम प्लांट पैथोजन की श्रेणी में रखते हैं। तो पहले की भी चर्चाओं में मैंने आपको बताया था, आपसे बात की थी, और उसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि पैथोजेंस को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे या जान पाएंगे जब तक आप उसके सिम्टम्स या उसके डिजीज़ के कैरेक्टर्स या उसका अपना जनरल कैरेक्टर न जानते हो। तो जनरल कैरेक्टर की स्टडी इसीलिए की जाती है ताकि आप उन प्लांट्स पैथोजन को या उस प्लांट्स को पहचान सकें। तो अगर आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर के बारे में, बैक्टीरिया भी जो है डिजीज़ काज करता है, और अगर आप ध्यान दें तो यह प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए, ये नोट्स हम आपको सेंड करवा देंगे, ये पॉइंट वाइज नोट्स है। इसी नोट्स को मैं डिटेल करने का प्रयास करूंगा ताकि बातें आपको समझ में आ जाए। इसके अतिरिक्त आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस संबंध में। तो बैक्टीरिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। अब एक जनरल कैरेक्टर मैं आपको, जनरल स्ट्रक्चर में बताता हूँ बैक्टीरिया का, कि जनरली जो है बैक्टीरिया किस तरह का होता है। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे कि बैक्टीरिया के ऊपर जो है एक कवर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल के नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं, अगर राइबोसोम की हम बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, ये आपका जो है राइबोसोम हो गया। अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड्स जो है इसके सेंटर में पड़ा होता है। ये लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इसमें जो है आप देखेंगे तो लोकोमोशन के लिए इसके ऊपर जो है एक फ्लैजला पाई जाती है। फ्लैजला जो है एराइज होती है ब्लेफेरोप्लास्ट से। ये फ्लैजला है और फ्लैजला एराइज होती है ब्लेफेरोप्लास्ट से। ठीक है, इसके अंदर अन्य स्ट्रक्चर्स के रूप में देखा जाए तो अन्य स्ट्रक्चर्स आप समझिए कि किसी भी तरह का कोई वेल ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाएगा, यानी कि न माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, न इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, या अन्य जो सेल्स स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। ठीक है, कुछ सेल इंक्लूजन्स या न्यूक्लियाइड्स भी इसके अंदर जो है पाए जाते हैं, सेल इंक्लूजन्स, अन्य सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, और यह एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है मैंने बैक्टीरियल सेल का दिखाया। अब इसको आप अपने दिमाग में फिट कीजिए कि सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल का है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है न्यूक्लियाइड्स, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड्स के फॉर्म में, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस में नहीं होता है,
जो है साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरे अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियाइड्स। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है वो 70s टाइप का होता है और किसी तरह का कोई सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर नहीं पाया जाता है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाई जाती है, किन्हीं किन्हीं में फ्लैजिला नहीं भी पाई जाती है। अगर फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करें तो वही 9+2 स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि 9 जो है पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं और 2 जो है सेंट्रल फाइब्रिल्स होती हैं। फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बनता है। फ्लैजिला किसका बनता है? तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का। अब इसके आधार पे हम एक एक कैरेक्टर्स को, बैक्टीरिया के एक एक कैरेक्टर को हम जो है आपको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। आप देखें तो जो पहला पॉइंट है, आप पहला ही पॉइंट देखिए कि दे आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड मोस्टली ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो इसमें यह स्पष्ट लिख रहा है कि यह प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है और ये जो है ए क्लोरोफिलस होता है। ए क्लोरोफिलस का मतलब कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, यानी कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, दे लैक्स क्लोरोफिल। ठीक है। अगर इसके पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक। और इसके साथ साथ जो है एक चीज़ और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वह जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं पाया जाता। यह जो है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही जो है फैला होता है। दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, देखिए कि दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया आर प्लास्टिड्स एंड आल्सो ए विजिबल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि इसके अंदर जो है यह मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का मतलब ये देखिए क्या क्या हो गया, तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, प्लास्टिड्स हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अन्य अगर कोई स्ट्रक्चर है, ये कुछ कॉमन से स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं और प्लास्टिड्स की उपस्थिति देखिए लिख रहा है कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो है ये नहीं पाई जाती। तो ये दूसरा कैरेक्टर था इसका। पहला कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सेल न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता और इसका सबसे बाहरी खोल जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? सेल वॉल, जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक। दूसरे कैरेक्टर में मैंने देखा, आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की अनुपस्थित होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। अगर हम तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज आर सैप्रोफाइट्स लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे आर अबाउट 200 बैक्टीरियल स्पीसीज विच आर प्लांट पैथोजेनिक। तो इसमें जो है यह बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती हैं वो सैप्रोफाइट्स होती हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब ये है कि दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, यानी कि वह जो है अपना जीवन यापन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे, यानी कि जो प्लांट्स या एनिमल का जो पार्ट होता है, चाहे बॉडी पार्ट ले लीजिए, वह जब सड़ता गलता है तो उससे जो मटेरियल बनता है उसी को हम कहते हैं डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। और वह जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे जो है यह बैक्टीरिया पाई जाती हैं। करीब 200 बैक्टीरियल स्पीसीज वो हैं जो प्लांट पैथोजेनिक, यानी कि प्लांट्स के ऊपर जो है डिजीज काज करती हैं। ठीक है। चौथे पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए चौथे पॉइंट पे, मार्फोलॉजिकली द बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, स्पाइरल, कॉमा शेप्ड आर थ्रेड लाइक। तो ये जो है स्ट्रक्चर के आधार पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, ये जो पॉइंट है, दे कंटेन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चरली द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। यानी कि अपने शेप के आधार पे बैक्टीरिया जो है क्लासिफाई किए जाते हैं। अब देखिए कि शेप के आधार पे बैक्टीरिया क्लासिफाई किया जाता है, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बैसिलस भी कहते हैं, यानी कि इस तरह से, ये जो इस तरह का अगर कोई बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है तो वो रॉड शेप्ड यानी कि बैसिलस हो। स्फेरिकल का मतलब हो गया, ये देखिए ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देंगे कोकाई। स्पाइरल यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह का अगर कोई बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है तो ये स्पाइरल हो गया। फिर कॉमा शेप्ड, यानी कि विब्रियो कॉलरी जो है एक स्पीसीज, जैसे आप कॉमा लगाते हैं ना, इस तरह से कॉमा शेप्ड जो है स्ट्रक्चर ये बनाता है कॉमा,
जो आप कॉमा लगाते हैं दो शब्दों के बीच में, उसी तरह का स्ट्रक्चर अगर है बैक्टीरिया का तो वो कॉमा सेप्ड या विब्रियो और थ्रेड लाइक यानी कि फिलामेंटस इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है बैक्टीरिया धारण करते हैं, होते हैं। तो ये जो है शेप के आधार पे जो है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, यानी कि रॉड शेप्ड को बेसिलाई कहेंगे, स्फेरिकल कोकाई कहेंगे, स्पाइरल स्पाइरलाई कहेंगे, और कॉमा शेप्ड को विब्रियो कहेंगे, और थ्रेड लाई को फिलामेंटस। यानी कि ये जो है शेप के आधार पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ है, या बैक्टीरिया जो है इतने तरह के शेप को धारण करता है, या आकृति के आधार पे इतने तरह का ये होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस हैज़ ए फिलामेंटस ब्रांच्ड हाइफी लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो उसके पास जो है इस तरह से फिलामेंटस ब्रांच्ड हाइफी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आप बताया था थ्रेड लाइक या फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है फिलामेंटस ब्रांच लाइक हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। सम टाइम मिस्टेकनली क्लार्ड एज रे फंजाई, कभी कभी जो है इसको गलती से लोग रे फंजाई कहते हैं, जबकि ये मेंबर किसका होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस का। रे फंजाई एंड माइकोप्लाज्माज हैव नो डेफिनेट शेप ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। और अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के पास जो होता है अपना डेफिनेट सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए उसका कोई शेप जो है निश्चित नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें इन यंग क्लस्टर्स द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रेंज फ्रॉम 0.6 to 3.5 μm इन लेंथ एंड फॉर्म 0.5 to 1 माइक्रॉन इन डायमीटर। देखिए अगर लेंथ और डायमीटर यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो लंबाई जो होती है वह रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो 0.6 से 3.5 मिली माइक्रॉन तक होती है, और अगर डायमीटर की बात करें तो 0.5 से 1 मिली माइक्रॉन डायमीटर की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए तो सिंगल बैक्टीरिया मोस्टली अपीयर्स एज हाईलाइन और येलोइश वाटर अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम बैक्टीरिया को देखें तो वह किस तरह की दिखती है। हाईलाइन का मतलब होता है, देखिए ये सब लिखा हुआ है हाईलाइन, हाईलाइन का मतलब होता है कलरलेस, यानी कि वो कलरलेस दिखती है। येलोइश यानी कि हल्का पीले तरह का दिख सकती है, या वाइट कलर का। तो बैक्टीरिया दिखती कैसी है अगर बात ये किया जाए तो कलरलेस भी हो सकती है, येलोइश भी हो सकती है, या सफ़ेद हो सकती है। किसके नीचे दिखती है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप आपके लैब में पाए जाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या स्टूडेंट माइक्रोस्कोप आप उसको कहते हैं, उससे जो है यह देखा जा सकता है, या स्लाइड बना करके हम उससे जो है उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, और ये सारी जो भी बैक्टीरिया जो हैं यह अगर अच्छा मीडियम पा जाए, अगर जर्मिनेट होने के लिए अपने प्रॉपर कंडीशन को पा जाए, अगर उनको कोई मीडियम दे दिया जाए तो यह जो है कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है अपने नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखें तो द कॉलोनीज ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव ए वाइट ग्रेइश अपीयरेंस बट सम ऑफ देम डेवलप येलो रेड और अदर कलर। तो जो अगर कॉलोनी जो होती है उसके अगर कलर की बात करें तो ये वाइटिश हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, ग्रेइश हो सकता है यानी कि भूरे कलर के, यानी कि देखने में कैसा लगेगा, अपीयरेंस इसका कैसा होगा तो वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है। कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया जो होती हैं वो अपीयरेंस में येलो, रेड या किसी अन्य कलर की हो सकती हैं। तो ये जो है कुछ कैरेक्टर्स थे। देखिए कुछ कैरेक्टर्स मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रिवाइज कर दे रहा हूँ कि कैरेक्टर्स के आधार पर अगर देखा जाए बैक्टीरिया की तो यह प्रोकैरियोटिक होता है, एक क्लोरोफिलस होता है, ठीक, सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड होता है, ठीक, और किसी तरह का कोई न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें तो यह जो है सेल ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है इसके अंदर नहीं पाए जाते। तीसरे की अगर हम बात करें तो यह सेप्रोफिटिक कंडीशन में होता है, और 200 के आसपास बैक्टीरियल स्पीसीज जो है वो पैथोजेनिक है, यानी कि दे क्रिएटेड डिजीज ऑन प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें मॉर्फोलॉजी के आधार पे तो रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, स्पाइरल या कॉमा शेप्ड या फिलामेंटस इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है यह बियर करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइकोप्लाज्मा की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होती है वो फिलामेंटस कंडीशन की होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा के पास जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता, और सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण इसका जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो विब्रियो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को अगर की लंबाई देखें तो 0.6 मिली माइक्रॉन से 3.5 मिली माइक्रॉन तक इसकी लंबाई हो सकती है। अगर चौड़ाई की बात करें, डायमीटर की बात करें तो 0.5 मिली माइक्रॉन से 1 मिली माइक्रॉन तक इसकी डायमीटर हो सकती है। अगर एक सिंगल बैक्टीरियम की हम बात करें
तो यह जो है कैसी दिखती है, इसके दिखने के आधार पर अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है कलरलेस हो सकती है, येलोइश हो सकती है, वाइट हो सकती है, और ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के अंदर जो है ये दिखेगी। और अगर इसके कॉलोनी की बात करें और दिखेगी, और दूसरी बात है कि जैसे ही इसको मीडियम मिलेगा तो ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा। अब कॉलोनी कैसा दिखता है, तो कॉलोनी वाइट दिख सकता है, भूरे कलर का दिख सकता है, या कुछ अन्य भी बैक्टीरिया जो होती हैं वह रेड कलर, येलो कलर या किसी अन्य कलर की अपने कॉलोनी का डेवलपमेंट कर सकती हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे जिसके आधार पे आप बैक्टीरिया को जो है पहचान सकते हैं। ठीक, अगर बैक्टीरियल सेल की हम बात करें कि एक बैक्टीरियल सेल दिखता कैसा है, तो देखिए ए बैक्टीरियम हैज़ ए थिन रिलेटिवली रफ रिजिड सेल वॉल एंड ए डिस्टिंक्ट 3 लेयर्ड बट थिन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो देखिए अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो मैंने पहले ही आपको एक फिगर बना के दिखाया था कि एक जो होगा सबसे पहले जो होगा एक रफ और टाइट, ठीक है, कठोर जो है सेल वॉल होगा, और इसके नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो पीएलपी मॉडल की होगी, यानी कि पीएलपी का मतलब हो गया प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी हुई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर मेड अप ऑफ विस्कस जमी मटेरियल। स्लाइम लेयर हैज़ बैक्टीरियल इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है मोस्ट बैक्टीरियल, बहुत सारे बैक्टीरियल को जो है स्लाइमी लेयर पाई जाती है। जैसे सलाइवा होता है लार, उसी तरह से जो है चिपचिपा जो है पदार्थ पाया जाता है इसके ऊपर, और जो इसको जो है क्या करती है, रेजिस्टेंट करती है। ठीक है, और जो है इसके अंदर इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि इसको जो है नुकसान होने से वो ये जो है स्लाइमी लेयर जो है वो क्या करता है, बचाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो व्हेन द लेयर इज थिक एंड फ्रिम इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर ये जो स्लाइमी लेयर है यही जो है अगर थिक हो जाए, यानी कि मजबूत हो जाए और थिक हो जाए, तो इसी स्लाइमी लेयर को हम कह देंगे कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल क्या है, कैप्सूल जो है ये स्लाइमी लेयर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है। यानी कि अगर इसकी अनुपस्थिति है तो सबसे पहला जो लेयर होगा वो सेल वॉल हो जाएगा। ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर स्लाइमी लेयर नहीं पाया जा रहा है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो सेल वॉल का हो जाएगा। अगर स्लाइमी लेयर पाया जा रहा है तो दूसरा स्ट्रक्चर सेल वॉल का होगा और पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, स्लाइमी लेयर हो जाएगा। और अगर स्लाइमी लेयर जो है कठोर हो गया तो यह जो है कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा। कैप्सूल का मतलब ये होता है कि कैप्सूल जो होता है एक कवरिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस जो है पड़ा हो। तो यह स्लाइमी लेयर जो है कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, और इसी के ऊपर कभी कभी जो है पिलीज पाई जाती हैं। ठीक है ना, इसी के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर स्लाइमी लेयर्स के ऊपर या कैप्सूल के ऊपर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पिलीज। ठीक है, अगर देखिए जनरली प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया लैक कैप्सूल बट सम ऑफ देम लाइक स्यूडोमोनास एंड जैथोमोनास प्रोड्यूस स्लाइम। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होती हैं जो डिजीज काज करती हैं उनके ऊपर कैप्सूल नहीं पाया जाता जनरली। ठीक है ना, लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं कि किसमें कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वह पैथोजेनिक फॉर्म क्रिएट करती हैं या पैथोजेनिक फॉर्म में पाई जाती हैं। तो स्यूडोमोनास और जैंथोमोनास जो हैं यह दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है और ये जो है पैथोजेनिक होती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर देखा जाए कैरेक्टर तो स्लाइम लेयर इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड बट मे रेयरली कंटेन एमिनो एसिड शुगर्स एंड शुगर एसिड। ठीक है ना, तो ये स्लाइमी लेयर बनता किसका है, तो स्लाइमी लेयर जो है वह बनता किसका है, पॉलीसैकेराइड का बनता है, शुगर का बनता है या शुगर एसिड्स का बनता है। कभी कभी इसके अंदर जो है एमिनो एसिड्स भी पाई जाती हैं। पुनः इस बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को एक बार हम दोहराएं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल पे। ये देखिए जो सबसे बाहरी लेयर जो होता है, अगर एक बैक्टीरियल सेल की हम बात करें तो सबसे बाहरी लेयर पहले जो होता है वो सेल वॉल होता है। ठीक, पहला जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। इसके बाद जो होता है जो दूसरा लेयर जो होता है इसमें वह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है ना, किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये देखिए ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का लेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेंगे। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि इसके ऊपर जो है एक जो है इस तरह से विस्कस स्लाइमी लेयर्स बनती हैं, और यह जो है स्लाइमी लेयर जो है किसी किसी कंडीशन में यह जो है कठोर हो जाती हैं, और कठोर होने के बाद जो है एक खोल का निर्माण करती हैं, एक कैप्सूल का निर्माण करती हैं। ठीक, तो अब अगर ये जो है स्लाइम लेयर हो गया, ठीक है,
अब इसकी अगर बात करें तो ये स्लाइम लेयर है, यह जो है सेल वॉल है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर स्लाइम लेयर है तो सेल वॉल जो है सेकंड लेयर हो जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थर्ड लेयर हो जाएगा। स्लाइम लेयर नहीं है तो सेल वॉल फर्स्ट लेयर होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेकंड लेयर होगा, ये कंफर्म जानने के रहिएगा। ठीक, इसी पे जो है इस स्लाइमी लेयर पे ही जो है कभी कभी जो है इस तरह से एक लेटरल अपेंडेजेस बनते हैं और इसको हम कह देते हैं पिलीज। ठीक है, पिलीज। ठीक, इस स्लाइमी लेयर को ही जो है हम कैप्सूल कहते हैं। स्लाइमी लेयर को क्या कह देते हैं? कैप्सूल। ठीक है, अब इसी से जो है इसी के अंदर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो है ब्लेफरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे जो है फ्लैजेला विकसित होती है। और इसी के साथ जो है आप अगर देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं न्यूक्लियर्स, जो मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर मटेरियल जो इसके अंदर पाया जाता है। और इसके बाद जो है राइबोसोम, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होता है वह 70S टाइप का राइबोसोम होता है और इसी के नीचे जो है साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म, यह जो है एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियल सेल की हुई। अगर हम बात करते हैं इस कैप्सूल की, तो कुछ जो होती हैं बैक्टीरिया जो है कैप्सुलेटेड होती हैं, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड होती हैं। मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं दे आर नॉन कैप्सुलेटेड, यानी कि वो कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करती। कैप्सूल बनता किसका है? तो कैप्सूल जो है वो पॉलीसैक या स्लाइमी लेयर बनता किसका है? तो स्लाइमी लेयर जो होता है वो पॉलीसैकेराइड का बनता है। ठीक है, कभी कभी जो है उसके अंदर एमिनो एसिड्स पाई जाती हैं, शुगर्स पाए जाते हैं और शुगर एसिड्स भी पाई जाती हैं। जैंथोमोनास और सूडोमोनास, ये दो ऐसी बैक्टीरिया की कैटेगरी है जो कैप्सुलेटेड होते हुए पैथोजेनिक होती हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल फॉर्म हैं जो नॉन कैप्सुलेटेड कंडीशन में जो है पैथोजेनिक होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पे जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके जो है वीडियो को लाइक निश्चित करें, पूरा वीडियो देखें। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो पुनः मैं एक बार अपनी बात दोहराऊंगा कि अगर आपको कहीं कोई समस्या हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, निश्चित तौर पे आपको जो है आपके प्रश्नों को रिप्लाई किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो पूरा देखिए। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब निश्चित करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं इस फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला के आधार पे जो है वो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ। फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जिक्र करता हूँ। तो फ्लैजेला जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक धागे के समान संरचना होती है जो ब्लीफरोप्लास्ट से जो है एराइज होती है। ठीक, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया था। अगर बनता किसका ये पूछा जाए कि किसके एक्सटेंशन से, यानी कि किसके वृद्धि से जो है फ्लैजेला का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्लैजेला का जो फॉर्मेशन होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपनी लंबाई में बढ़ती है और फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि अगर इस लेयर की हम बात करें, ये जो लेयर है तो ये जो है PLP मॉडल का होगा, यानी कि इस पर प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की ये बनी होगी। और अगर पूरे फ्लैजेला के अगर ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो 9+2 स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 जो होते हैं वो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं। इसकी संख्या, ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स है जिसकी संख्या हमने 4, 3, 7 बनाई हुई है, इसकी संख्या जो है 9 होती है और इसको कहते हैं पेरिफेरल फाइब्रिल्स। और ये जो है ये डबलेट होते हैं, यानी कि एक के अंदर जो है 2-2 आप देखेंगे फाइब्रिल्स होता है और 2 जो है सेंट्रल में सिंगलेट फाइब्रिल्स होते हैं। सेंट्रल में जो है 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स होते हैं और पेरिफेरल जो है 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स जो है उनकी संख्या 9 होती है, डबलेट होते हैं। तो ये 9+2 यानी कि 9+2 स्ट्रक्चर का जो है यह इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद है कि आप बात समझ में आएगी, पहले भी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक, तो देखिए, मोस्ट ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैव डिटेल्ड थ्रेड लाइक फ्लैजेला विच आर यूजुअली लॉन्गर देन द सेल। यानी कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो डिटेल होता है, थ्रेड लाइक होता है और सेल से क्या होता है, बड़ा होता है। यह किस काम में आता है फ्लैजेला? तो दे आर हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि यह एक लोकोमोटरी आर्गन है जो इसके चलने में जो है मदद करता है। ठीक, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड बैक्टीरियल सेल इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर दैट एड द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। यानी कि फ्लैजेला की जो उपस्थिति है बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है यह एक स्पेसिफिक टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर का मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जिससे जो है हम इस बैक्टीरिया का जो है वर्गीकरण कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए कैसे वर्गीकरण करते हैं। देखिए मोनोट्राइकस,
ठीक है। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है और इसके एक इंड पे फ्लैजिला पाई जा रही है, ये फ्लैजिला अगर एक इंड पे है तो इसको हम कह देंगे मोनोट्राइकस। ठीक। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होती है कि फ्लैजिला एक इंड पे पाई जाएगी, लेकिन फ्लैजिला की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी और फ्लैजिला जो है वो गुच्छे में पाई जाएगी। ठीक है ना। फ्लैजिला किस में पाई जाएगी? गुच्छे में, और इसकी संख्या अगर ज़्यादा हो तो क्या हो गई? लोफोट्राइकस। मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला एक इंड पे, लोफोट्राइकस में जो है कई फ्लैजिला एक इंड पे। ठीक है। एम्फीट्राइकस यानी कि जब फ्लैजिला क्या हो कि दोनों साइड में हो, यानी कि ये देखिए बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया सेल के दोनों साइड में अगर फ्लैजिला है तो ये एम्फीट्राइकस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बैक्टीरियल सेल में अगर बोथ इंड पे, दोनों इंड पे अगर फ्लैजिला है तो कैसा हो जाएगा? एम्फीट्राइकस। ठीक। इसके बाद बात करते हैं पेरीट्राइकस की। तो पेरीट्राइकस जो है किस तरह की होती है? तो पेरीट्राइकस जब फ्लैजिला जो है इसके पूरे के पूरे सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कह देंगे क्या? पेरीट्राइकस। ठीक। और इसके बाद करते हैं एट्राइकस। तो यानी कि एट्राइकस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजिला नहीं होगी। तो ये जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ कि कुल 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है मोनोट्राइकस, यानी कि क्या होगा? बैक्टीरिया के एक इंड पे फ्लैजिला होगी, एक फ्लैजिला होगी तो मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी कि एक इंड पे फ्लैजिला होगी लेकिन गुच्छे में होगी तो लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब हो गया कि दोनों इंड पे फ्लैजिला हो, यानी कि दोनों इंड पे अगर फ्लैजिला हो तो एम्फीट्राइकस। और इसके बाद हम बात करते हैं पेरीट्राइकस की। तो पेरीट्राइकस में ध्यान रखिए कि पेरीट्राइकस में इसके चारों तरफ फ्लैजिला होगी, इसके चारों तरफ फ्लैजिला होगी, और एट्राइकस में कहीं कोई फ्लैजिला नहीं होगी। तो ये जो है फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन था। स्ट्रक्चर के भी आधार पर आपने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखा उधर। अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की। देखिए बैक्टीरिया को जो है हम डिवाइड करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर जो है दो तरफ में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि ग्राम स्टेन्स, क्रिश्चियन ग्राम्स ने जो है एक स्टेन बनाया और क्रिश्चियन ग्राम्स के नाम पे, क्रिश्चियन ग्राम्स जो है वो नाम है साइंटिस्ट का, क्रिश्चियन ग्राम्स के स्टेन्स के को लेने और न लेने की क्षमता के आधार पे जो है हम बैक्टीरिया को बांट दिए दो कैटेगरी में। वह बैक्टीरिया जो स्टेन को रिटेन करते हैं, यानी कि जो स्टेन को कवर करता है, यानी कि जो इस स्टेन से, इसके स्टेन का मतलब होता है रंगने वाला पदार्थ, और उस रंगने वाले पदार्थ से या स्टेन से जब बैक्टीरिया रंग जाए तो ग्राम पॉजिटिव, और जब बैक्टीरिया स्टेन को कलर को स्टेन को जो है रिटेन न करे, यानी कि उस कलर को अपने अंदर धारण न करे तो ग्राम निगेटिव। धारण करे, बैक्टीरिया धारण करे तो ग्राम पॉजिटिव, अगर धारण न करे तो ग्राम निगेटिव। तो ये जो है क्रिश्चियन ग्राम्स के स्टेन के आधार पे जो है बैक्टीरिया के ये क्लासिफिकेशन है कि दो तरह के बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है, ये ध्यान रखिए। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है इवॉल्व किया किसने? क्रिश्चियन ग्राम ने। बैक्टीरियल स्पीसीज आर ऑफन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय ग्राम स्टेनिंग। अगर बैक्टीरियल स्पीसीज को एक दूसरे से अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पे। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो प्रोसेस देखिए। दिस प्रोसेस ए बैक्टीरियल स्मीयर इज हीटेड फिक्स ऑन ग्लास स्लाइड, स्टेन विथ क्रिस्टल वायलेट एंड मॉडरेट विथ आयोडीन एंड फाइनली रेंस विथ एल्कोहल। देखिए क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं इसमें, और स्लाइड लेने के बाद क्या करते हैं, एक बैक्टीरियल स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर का मतलब ये है कि जैसे आपने दही लिया और दही के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, आपने नाम सुना है, बैसिलस टाइप की बैक्टीरिया होती है। तो इसके क्या करेंगे, दही लेंगे, एक बूंद दही लेकर के जो है इस स्लाइड इस पे जो है हम इवनली फैला देंगे। तो फैला देंगे तो ये स्मीयर का फॉर्म बना लेगा, इस तरह से जो है एक फिल्म बना लेगा। ठीक है ना। इसी फिल्म को हम कहेंगे स्मीयर। इस फिल्म को क्या कहेंगे? स्मीयर। ठीक। अब इस स्मीयर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको जो है एक लैंप के ऊपर रखेंगे और ये हीट हो जाएगा। हीट करके फिक्स कर देंगे इसको ग्लास के स्लाइड के ऊपर। ये आपका स्लाइड है और नीचे से जो स्प्रिट लैंप लगा करके जो है उसको हीट कर देंगे थोड़ा सा, तो वो फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स होने के बाद क्या करेंगे कि इसमें हम क्रिस्टल वायलेट मिलाएंगे। क्रिस्टल वायलेट जो है रंगेंगे, और क्रिस्टल वायलेट रंगने के बाद जो है इसके बाद कुछ समय बाद जो है हम इसके ऊपर आयोडीन से रंग देंगे। आयोडीन, और आयोडीन से रंगने के बाद जो है जब देखेंगे तो अगर कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर इथेनॉल से रंगेंगे। ठीक। और इथेनॉल से रंगेंगे। ठीक है। तो ये पहला स्टेप था। क्या करेंगे, पहले हम स्मीयर का फॉर्मेशन करेंगे। स्मीयर जो है, स्मीयर को हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम क्रिस्टल वायलेट से रंगेंगे। फिर कुछ समय के बाद क्रिस्टल वायलेट हटाने के बाद फिर हम आयोडीन से रंगेंगे, और आयोडीन को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इथेनॉल से रंगेंगे। ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसका परिणाम।
तो व्हेन द बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायलेट स्टेन आफ्टर रिंसिंग द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड दोज व्हिच डू नॉट रिटेन द स्टेन आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। यानी कि अगर क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अगर बैक्टीरिया अपने अंदर धारण कर लेता है तो वैसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को हटा देता है यानी कि क्रिस्टल वायलेट स्टेन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कर देंगे, ग्राम निगेटिव। तो क्रिस्टल वायलेट स्टेन्स के आधार पे जो है बैक्टीरिया कितनी तरह की होगी, ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन को कवर करे यानी कि स्टेन को ले वो ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन को हटा दे यानी कि स्टेन का उसके ऊपर कोई प्रभाव न हो ग्राम निगेटिव। आगे देखिए, द लेटर आर देन काउंटर स्टेन विथ पिंक कलर सैफ्रानिन। अब देखिए तो बात समझिए क्या होता है कि पहले हम क्रिस्टल वायलेट से रखते हैं, पहले हम किससे रखते हैं, क्रिस्टल वायलेट से, फिर आयोडीन से, फिर इथेनॉल से, और फाइनली हम काउंटर स्टेन करते हैं किससे, सैफ्रानिन से। ठीक, तो सैफ्रानिन से काउंटर स्टेन करने के बाद जो है ये पिंक कलर की हो जाती है। देखिए, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू रिटेन क्रिस्टल वायलेट स्टेन आर नॉट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब मन में आपके प्रश्न ये उठ सकता है कि वह कौन सी ऐसी बैक्टीरिया होगी जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करेगी, यानी कि जिसके पास क्रिस्टल वायलेट स्टेन बचा रह जाएगा, और वह कौन सी ऐसी बैक्टीरिया होगी जिसके पास क्रिस्टल वायलेट स्टेन नहीं बचा। इसके पीछे कारण क्या है, अगर इसके पीछे के कारण की बात करें तो इसके पीछे कारण जो है वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के आधार पर ही जो है यह निश्चित होता है कि यह बैक्टीरिया जो है क्रिस्टल वायलेट स्टेन को कवर करेगी और यह बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट स्टेन को कवर नहीं करेगी। तो ये उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण जो है क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब हम जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है सेल वॉल के आधार पे जो है अलग करने का प्रयास करते हैं कि कैसा सेल वॉल होगा वह जो है कवर स्टेन को कवर करेगा, यानी कि स्टेन अपने पास रिटेन करेगा, और दूसरा ऐसा कौन सा होगा जो स्टेन जिसके पास नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि द सेल वॉल इज थिकर एंड होमोजीनियस, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसके पास कैपेसिटी होगी स्टेन को रिटेन करने की। कैसे कि जब सेल वॉल जो होगा वो थिकर होगा और होमोजीनियस यानी कि मोटा होगा और एक समान होगा। इसी के सामने देखिए द सेल वॉल इज थिनर एंड यूजुअली थिन लेयर, यानी कि सेल वॉल कैसा होगा, पतला और थिन लेयर्ड होगा। तो जब थिन लेयर का होगा तो वो स्टेन को कवर नहीं करेगा, और जब मोटा और होमोजीनियस होगा तो स्टेन को कवर करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कंटेन लोअर कंटेंट ऑफ लिपिड, यानी कि जिसके पास लिपिड का कंटेंट कम होगा वो स्टेन लेगा, और जिसके पास लिपिड का कंटेंट हाई होगा वो स्टेन नहीं होगा। इसके अपोजिट में देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिखा गया है कि कंटेन्स हायर कंटेंट ऑफ लिपिड अप टू 40%। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो पेप्टाइडोग्लाइकान कंप्राइजेज अप टू 90% ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल इसका बनता किसका है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो पेप्टाइडोग्लाइकान से। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की जो मात्रा होती है उसके सेल वॉल में बहुत कम होती है, यहाँ पे आपको 10% देखने को मिल रहा है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो थिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिकोइक एसिड जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट में देखें द सेल वॉल हैज़ हायर एमिनो शुगर कंटेंट, यानी कि सेल वॉल के पास जो है एमिनो शुगर की मात्रा होती है, जबकि इसमें देखें तो लो कंटेंट ऑफ एमिनो शुगर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लो कंटेंट ऑफ एमिनो शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ उसको आप कवर कर लेंगे। लो कंटेंट ऑफ एमिनो शुगर यानी कि एमिनो शुगर का कंटेंट जो है यहाँ पे लो होता है। छठे की बात करें तो सेल वॉल इज सिंपल इन शेप एंड इज सिंगल लेयर्ड, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो सिंपल शेप का होता है और सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगर सेल वॉल की बात करें तो वेरिंग सेल वॉल शेप इज ट्राइलेयर। ठीक है ना, यानी कि सेल वॉल का जो शेप होता है वो वेरियस होता है, सेल वॉल का शेप जो है डिफरेंट का होता है और 3 लेयर का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट। ठीक है, मीजोसोम्स आर मोर प्रोमिनेंट, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स होते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स आर लेस प्रोमिनेंट, यानी कि मीजोसोम्स इसके अंदर जो है लेस प्रोमिनेंट होते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन के फॉर्म में, यानी कि वो लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें रिटेन वायलेट डाई, यानी कि वायलेट डाई को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, और ये वायलेट डाई को रिटेन रेड डाइज, यानी कि रेड डाई को रिटेन करते हैं, वायलेट डाई को रिटेन नहीं करते हैं। ठीक, तो जो वायलेट कलर की होगी वो ग्राम पॉजिटिव और जो रेड कलर की हो जाएगी वो ग्राम निगेटिव, यानी कि कुल मिला जो ध्यान आपको देना है कि क्रिस्टल वायलेट यानी कि जो वायलेट कलर की होगी, जो वायलेट रिटेन करेगी ग्राम पॉजिटिव, और जो वायलेट जिसके पास नहीं होगा वह ग्राम निगेटिव।
अब यहाँ पे देखिए 9वें पॉइंट में एग्जाम्पल्स दिया है, बेसिलस, क्लेविबैक्टर और स्ट्रेप्टोमाइसिस, और इसका एग्जाम्पल दिया गया इरविनिया, सूडोमोनास, जैंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम और जाइलिना। ये एग्जाम्पल्स थे। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता क्या है, ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, ये सारी प्रक्रिया फ्लैजेला के आधार पे जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, फिर जो है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, किस तरह से कैप्सूल का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने देखा। फिर जो है बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर देखा और कॉन्सेप्ट आपने देखा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।